पढ़ा दिया और आपने पढ़ लिया, इसको थोड़ा सा सर्च आउट भी किया करें। गुड जवेरिया। अच्छा जी, मैंने ये चीज सेल करनी है क्योंकि उस पर क्वेश्चनिंग होगी, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अभी तो मतलब हम लोग यूनिवर्सिटी सेटअप में नहीं बैठे हुए, अदरवाइज आप मुझे प्रपोजल सबमिट करवाते, मैं पूरे ग्रुप को वहां डाइस पे बुलवाना था और उनसे क्वेश्चनिंग होनी थी कि आपने ये प्रोडक्ट क्यों सिलेक्ट किया है, कहाँ से ये खरीदेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि बेटा आपको टाइम ना जाया हो। ठीक है, अगर काम कर कुछ वैल्यूएबल काम हो जो आपको आगे जाके फ्यूचर में कहीं ना कहीं हेल्प आउट करे, आपको पता हो कि अगर मैं कॉस्टिंग करनी है किसी प्रोडक्ट की तो वो किस तरह से की जाती है। हालांकि आप सब लोग बिजनेस से हैं, मेरे से ज्यादा आपका बैकग्राउंड बिजनेस का है और आप बेहतर तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं। खैर जो प्रपोजल्स हैं उनके अंदर मतलब एक प्रपोजल मैंने देखा जी, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज बता रहा हूँ जो अक्सरियत मैंने देखी, नोट की है। उसमें ये जी आपने कह दिया जी मैं हेडफोन सेल करने हैं, या मैंने ब्लूटूथ हेडफोन सेल करने हैं, या मैंने शॉल सेल करनी है, या मैंने कोई भी एक आर्टिकल सेल करना है। भाई जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि उसकी मार्केट क्या है, कितने कंपेटिटर्स हैं वहां पे ऑलरेडी, वो क्या क्या किस प्राइस पे ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप कभी भी उस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ई कॉमर्स में यहाँ पे सिर्फ वेबसाइट बनाना ताल्लुक नहीं है। इस ई कॉमर्स पूरे सेटअप में हम सिर्फ वेबसाइट बनाना नहीं सीखेंगे, हम उस बिजनेस को स्टार्ट करना भी सीखेंगे। जैसे कि आइडिया को कंसीव करना, मैनेजमेंट टीम तो आप लोगों ने मतलब लास्ट सेमेस्टर है वो तो आपकी अपनी, मैंने किसी को फोर्स नहीं किया, तो वो तो आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद बिजनेस मॉडल, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये आपने प्रिपेयर करना है 15 से 20 पेजेस का, ये आपने प्रिपेयर करना है अपने प्रोजेक्ट का। इसके मार्क्स होंगे, इसकी वैल्यूएशन होगी। सो इसके अंदर आपने ये सारी चीजें लिखनी है कि वैल्यू प्रोपोजिशन है क्या मेरी, क्यों लोग मुझसे बाय करें प्रोडक्ट। तो जब तक आपको खुद क्लियर नहीं होगा बेटे, तो ये कभी भी नहीं कर सकते। बाकी मैं रिप्लाई कर रहा हूँ साथ साथ जिन लोग, और मेरी काफी कम्युनिकेशन लोगों के साथ चल रही है, जिन लोगों को अभी आइडिया नहीं हो रहा कि सिर्फ कोई कोई भी प्रोडक्ट उठा के आप ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते। आप ऑनलाइन सेल करने के लिए आपको उसकी पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑलरेडी ये प्रोडक्ट, अगर फर्स्ट कहता है जी, कोई कहता है जी मैंने सोनी की एलईडी सेल करनी, नो प्रॉब्लम, आई हैव नो इशू, बट आपको ये पता होना चाहिए कि सोनी की अपनी वेबसाइट भी है। तो कस्टमर क्यों आएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर? क्या आप रेप्लिका सेल करेंगे या आप लो कॉस्ट में कैसे सेल करेंगे? कस्टमर क्यों आएगा? क्वालिटी आप बेहतर दे सकते हैं सोनी से? हरगिज नहीं, उनकी अपनी वेबसाइट है, वो आप अपनी प्रोडक्ट को आपकी वेबसाइट के लिए क्यों बना सकते हैं? हाँ, या आपका सोनी के साथ इतना ज्यादा कोई लिंक है कि आप कस्टमाइज किस्म की एलईडी बनवा सकते हैं, या आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इंस्टॉलेशन की भी साथ, तो कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोपोजिशन आपने अटैच करनी है, फिर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना, आइडिया को सिलेक्ट करना है। खैर अभी काफी टाइम है, अभी आपने पैनिक नहीं करना कि टाइम गुजर रहा है प्रोजेक्ट का, इस पे काम करना है आपने आइडिया पे। तो आइडिया पे भी साथ साथ मैं ईमेल पे आपके साथ कनेक्ट हूँ, तो मैं ईमेल करता भी रहूंगा। जिसका नहीं है, जिसका नहीं चेक हुआ, कोई मसला नहीं है, मुझे शूट मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप और ऑन माय फोन, तो मैं उसको उनकी ईमेल को देख लूंगा। बाकी मैं साथ साथ देख रहा हूँ और साथ साथ उनको रिप्लाई कर रहा हूँ। सो आज की क्लास किट के अंदर क्या पोटेंशियल क्या है, कौन कौन से मतलब उसका ओवरऑल वॉल्यूम क्या है, वहां पे बड़े प्लेयर का वॉल्यूम क्या है, छोटे प्लेयर्स का वॉल्यूम क्या है। यहाँ पे हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, लेकिन ये एक एग्जांपल थी जिसके अंदर सॉफ्टवेयर लर्निंग सिस्टम, एक कंपनी जो है जो सॉफ्टवेयर लर्निंग सिस्टम बनाती है, ऐसा 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 सॉफ्टवेयर जो लर्निंग पर्पसेस के लिए काम आए। अब उसने देखा जी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग या लर्निंग सिस्टम्स की जो मार्केट है उसकी, और ये फैक्ट एंड फिगर्स आपको बहुत सारी वेबसाइट से मिल जाते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उनकी वेबसाइट से मिल जाते हैं। इस मार्केट के अंदर उसने देखा ये टोटल मार्केट है $70 बिलियन की। ये बेसिकली यूके की आई थिंक एग्जांपल है। तो ये 70 बिलियन के टोटल एक मार्केट है जो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग मार्केट है। उसके अंदर जो इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग लीड मार्केट है ना, जो जहां इंस्ट्रक्टर लीड करते हैं ट्रेनिंग को, ह्यूमन लीड करते हैं, वो 49 बिलियन की है। कंप्यूटर बेस्ड जो ट्रेनिंग है वो 21 बिलियन की है। अब जो कंप्यूटर बेस्ड है उसको अगेन उसने 20 बिलियन को सेगमेंटेशन की,
तो उसमें से स्मॉल बिजनेसेस है वो 6 बिलियन में है, और जो फॉर्चून मतलब जो बिग जायंट्स हैं वो 15 बिलियन डॉलर्स में है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ पे फातिमा मुगल, आपको बेटा मैंने अनम्यूट किया, आप बेटा मुझे बता सकते हैं कि एज अ बिजनेसमैन या एज अ बिजनेस वूमेन आप इन चारों सेगमेंट में से किस सेगमेंट में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, स्टार्टर, एज अ स्टार्टर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कौन से सेगमेंट्स आपने पूछे हैं? जी मैंने कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के 21 बिलियन की मार्केट है जिसमें स्मॉल जी सर। बिजनेसेस हैं, आप स्क्रीन देख रहे हो बेटा? जी 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 6 सर, बिलियन, देख लेंगे, साल पीछे हैं। स्मॉल बिजनेसेस है, 6 बिलियन की मार्केट है, और फॉर्चून जी मतलब जो बड़े जॉइंट्स हैं वो 15 बिलियन की एक सेगमेंट है। अब क्योंकि वो जी कंप्यूटर बेस्ड एक सॉफ्टवेयर लर्निंग सिस्टम बना रहा है तो वो इंस्ट्रक्टर बेस पे तो जा नहीं सकता, वो जाएगा कंप्यूटर जी बेस्ड मार्केट में। और यहाँ पे दो सेगमेंट हैं, एक 6 बिलियन का है, एक 15 बिलियन का है। अब आप इन दोनों में से किस सेगमेंट में एज अ बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन जाना चाहेंगे? सर, अगर हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे तो हम छोटे से करेंगे। गुड, मतलब नाम बता सकती हैं किस सेगमेंट में यहाँ से पिक्चर में से? सर, स्मॉल बिजनेस में 6 बिलियन गुड, का। गुड, 6 बिलियन, क्यों, वजह? सर, इसलिए कि ये बिल्कुल हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अगर हम बड़े में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें उसका कोई आइडिया नहीं होगा कि हमें मतलब ये किस हवाले से हमारे लिए सूटेबल भी रहेगा कि नहीं रहेगा। हम्म। नहीं, इसलिए हम लोग जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं उनको अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत ज्यादा वो श्योर होते हैं, उन्होंने काफी रिसर्च की होती है, आंखें बंद करके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, उसको उनके पर्सपेक्टिव, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव देखते हुए इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो बेसिकली जो स्मॉल बिजनेस, जो 6 बिलियन की मार्केट है, यहाँ पे जो छोटा सा चंक है, वहां पे छोटे छोटे आपके कंपेटर्स होंगे जो आप ही की तरह के स्टार्टर बिजनेस रन कर रहे होंगे, जो स्मॉल बिजनेसेस को हैंडल कर रहे होंगे, तो वो लोग बेसिकली यहाँ पे आप उनको इजीली कैटर कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी मार्केट है वहां पे आपको हैंडल करना कंपेटर्स को मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पे लोग जो हैं वो आपसे जॉइंट हैं, उनको उनसे कम्पीट करना मुश्किल होगा, लेकिन स्मॉल बिजनेसेस में आप इजीली कम्पीट कर लेते सर, इसीलिए हम लोग पहले स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे ना, ताकि उनको कम्पीट करके फिर हम बड़ी मार्केट में जाएं। हो। डेफिनेटली स्टार्टिंग पॉइंट आपने छोटे से चंक से लेना होता है, कि आपने जैसे पायलट प्रोजेक्ट्स लोग करते हैं, तो पायलट प्रोजेक्ट इसी तरह होते हैं कि वो छोटे से चंक से, छोटी सी कम्युनिटी से स्टार्ट करते हैं, और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो फिर देन दे टेक इट टू द लार्जर पॉपुलेशन। जी सर। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट आगे देखते हैं जी। आज कंपेटिटिव इन्वायरमेंट, कंपेटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि जिस मार्केट में हम लोग एंटर करने जा रहे हैं वहां पे ऑलरेडी कितने हमारे कंपेटिटर्स हैं जो हम सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं या हमारी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव बना रहे हैं, और उनका मार्केट शेयर क्या है, हर एक प्लेयर का मार्केट प्लेयर्स कितने हैं। सो और ये देखेंगे कि उनके जो ऑपरेशन हैं वो कितने बड़े हैं, मतलब हमारे कंपेटिटर्स कितने बड़े हैं। लेट्स सपोज आपने पाकिस्तान में बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर अगर आना है, बेवरेज इंडस्ट्री में मतलब कोको कोला है, पेप्सी है, इसके अलावा आपके आप कह सकते हैं कि अभी नेक्स्ट कोला भी आ गया और गोरमे है। अब ये चार बड़े, दो छोटे जॉइंट्स हैं, दो बड़े हैं। अब ये चार बंदे हैं जिन्होंने पूरी पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पूरी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, तो इनमें देखेंगे जी कंपेटिटर सबसे बड़ा हमारा कौन सा है, तो डेफिनेटली कोक की सबसे ज्यादा एक मार्केट शेयर है, उसके बाद पेप्सी आ जाती है, उसके बाद गोरमे और एट द एंड कोला, नेक्स्ट कोला। सो कहने का मकसद ये है कि आपने अगर यहाँ पे जाना है इस मार्केट में, तो आपने देखना है कि मैंने किसको कैटर करना है, किस कंपेटिटर को मैंने कम्पीट करना है। डेफिनेटली आप डायरेक्ट कंपटीशन नहीं आ सकते कोको कोला के, आपको पता है कि उसकी मतलब एक मार्केट वर्थ है, ब्रांड नेम है, उसको कंपेटिटिव एज है मेरे पे, तो मैं कभी भी उसको, आपने भी जितने भी देखा होगा कि बेवरेज इंडस्ट्री में जितने भी लोग आए शुरू में, उन्होंने कभी भी रेगुलर बॉटल्स कभी भी लॉन्च नहीं की डायरेक्ट, वो पेट बॉटल्स में आए, और पेट बॉटल्स की क्योंकि एक छोटी मार्केट होती है और उसके कम लोग यूज करने वाले होते हैं,
और वहां से ही जैसे नेक्स्ट कोला भी है, नेक्स्ट कोला ने भी अभी पेट बॉटल में से ही स्टार्ट किया, उन्होंने भी रेगुलर बॉटल्स और कैन से स्टार्ट नहीं किया। सो आपने ये देखना होता है कि, और आपने ये भी देखना है कि कंपेटिटर्स के ऑपरेशन कितने बड़े हैं, वो कितने बड़े हैं, उनके रिसोर्सेज कितने हैं, क्या वो लॉस में जा रहे हैं या प्रॉफिट में जा रहे हैं। ये कंपेटिटर एनालिसिस आपको ये बता देता है कि अगर तो एक मार्केट के अंदर कंपेटिटर्स आपके जितने भी हैं वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि चांसेस आर देयर कि आप वहां से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि वो लॉस में जा रहे हैं या ना प्रॉफिट ब्रेक इवन पे हैं, मतलब ना वो न्यूट्रल है, ना प्रॉफिट अर्न करने हैं या ना लॉस में जा रहे हैं, तो चांसेस आर देयर कि आपको लॉस हो जाएगा वहां पे। और आप उनकी प्रोडक्ट को भी उनकी प्राइसेस को भी देखते हैं और उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी देखते हैं। अच्छा, कुछ आपके डायरेक्ट कंपेटिटर्स होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स होते हैं। जो डायरेक्ट कंपेटिटर्स होते हैं वो आपकी से आप जैसी प्रोडक्ट, लेट्स सपोज डेल है, एक कंपनी है जो लैपटॉप्स बनाती है, कंप्यूटर्स बनाती है, तो उसका डायरेक्ट कंपेटिटर एचपी है, जो एचपी भी लैपटॉप्स बनाता है। और कुछ आपके इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स होते हैं। अब इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स के अंदर एप्पल आईफोन भी आ सकता है, क्योंकि लैपटॉप को अब रिप्लेस कर रहा है आपका मोबाइल फोन। मोबाइल फोन इतना पावरफुल होता जा रहा है कि लोग सारे की सारी जो कैपेबिलिटीज हैं एक लैपटॉप सिस्टम की, वो काफी हद तक आपके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में, जिसमें आपके टैब्स और फोन वगैरह आ रहे हैं, उनमें आती जा रही हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट मार्केट है, इनडायरेक्ट कंपेटिटर है एचपी का और डेल का, एप्पल। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसे कोक और पेप्सी का, ये दो डायरेक्ट कंपेटिटर्स हैं, दोनों एक ही प्रोडक्ट में एक ही मार्केट में डील करते हैं, दोनों आपके बेवरेज की इंडस्ट्री से डील करते हैं और कोक के अंदर डील करते हैं। लेकिन अगर नेस्ले की बात करें, नेस्ले वाटर में डील करता है, नेस्ले पानी के अंदर डील करता है, लेकिन ये दोनों का अल्टरनेटिव प्रोडक्ट बनाता है और सेम मार्केट में सेल करता है। सो आपने ये देखना होता है कि अच्छा, कुछ मार्केट अगर तो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कंपेटिटर्स हैं, तो इट मींस कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी ये टैब मार्केट है और ऑलरेडी बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं, तो ये सैचुरेटेड भी हो सकती है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मार्केट्स आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी होंगी। और अगर किसी मार्केट के अंदर कंपेटिटर बहुत कम है, तो इसको हम बोलते हैं अनटैप मार्केट, कि अभी ये मार्केट टैप ही नहीं की किसी ने, तो अभी हम इसको टैप आउट कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली अभी ग्रोसरी की मार्केट पाकिस्तान के अंदर, ऑनलाइन ग्रोसरी की जो मार्केट थी, वो बहुत ज्यादा नहीं थी, मतलब बहुत ज्यादा लोग प्लेयर्स इसके अंदर कंपेटिटर्स नहीं थे। बट अब इसके अंदर बहुत सारे लोग, अभी दराज की भी डी मार्ट एक उन्होंने भी ऐप शुरू की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ग्रोसरी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो कंपेटिटिव एनवायरनमेंट आपको ये बताता है कि आपके कंपेटिटर मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं, वो कितने बड़े हैं, उनकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे हो रही है, वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं, सबसे बड़ा कंपेटिटर कौन है जिससे आपको खतरा है, क्योंकि कंपेटिटर एक ऐसी चीज है जो आपको फ्लॉप कर सकता है मार्केट के अंदर। सो आपने उसके लिहाज से अपनी स्ट्रेटेजी को डिजाइन करना होता है कि आपने उस कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में compete कैसे करना। नेक्स्ट आगे देखते हैं जी पॉइंट्स। कंपेटिटिव एडवांटेज। अच्छा, कुछ फर्म्स को कंपेटिटिव एडवांटेज होता है कि वो सुपीरियर प्रोडक्ट्स बना सकती हैं और या लोअर प्राइस पे प्रोडक्ट बना सकती हैं। जैसे चाइना है, चाइना को कंपेटिटिव एडवांटेज है लोअर प्राइस के ऊपर, कि जितनी सस्ती और मतलब बल्क में क्वांटिटी के अंदर वो चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं, दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री अभी तक, कोई भी कंट्री की इंडस्ट्री उस तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पाई। और यही वजह है कि आपको दुनिया की हर मार्केट के अंदर चाइनीज मॉडल, हालांकि उनकी क्वालिटी इंफीरियर है, सबको पता है कि क्वालिटी इंफीरियर है, बट फिर भी वो लोग दुनिया की मार्केट को कैप्चर करके बैठे हैं। यहाँ पे अगर मैं किसी को अनम्यूट करूं, अब्दुल रहमान आपको मैंने अनम्यूट किया। जी सर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कंपेटिटिव एडवांटेज कैसे कंपनीज हासिल करती हैं? सर वो कैसे जो एक कंपनी को दूसरी कंपनी के ऊपर एडवांटेज मिल जाता है? वो अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करके सर, ऐसी प्रोडक्ट बना के जो जी जी जो
जो दूसरे कंपनीज नहीं बना रही अपनी प्रोडक्ट में ऐसे फीचर्स ला के? डेफिनेटली आपकी बात ठीक कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स आप इस तरह से बना देते हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बना देते हैं जो दूसरी कंपनीज नहीं बना रही हैं, उनके अंदर कोई ऐसे फीचर्स डाल देते हैं। अच्छा शाहिद अली, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर, ये मैंने भी यही बताना था कि ना और चीप वर्कफोर्स है, ठीक है, तो वो लो प्राइस के अंदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। अब ये जो कंपेटिटिव एज है चाइना का, जो किसी और कंपनी के पास, किसी और कंट्री के पास है ही नहीं, तो अब उसको कैसे compete करेंगे? डेफिनेटली उसके पास अब क्वालिटी एक दूसरा पर्सपेक्टिव बचता है जिसपे लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर आपने कोई क्वालिटी वाइज चीज अच्छी बना ली है तो वो आप compete कर सकते हैं, चाहे वो प्राइसेस की लो भी हो। लेकिन अगर आपके प्राइसेस हाई भी हैं और आपने अगर क्वालिटी अच्छी बनाई हुई है तो वो आप compete कर जाएंगे। तो आप क्वालिटी कैसे अच्छी बना सकते हैं एक ही मार्केट में रहते हुए, एक ही इंडस्ट्री में रहते हुए? या तो आपके पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो आपके प्रोडक्शन के एलिमेंट्स हैं, उनकी जो एक्सेस है वो आपको सस्ते मिल रहे हैं। मतलब एक अगर किसी ने कोई आईफोन बनाना है पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर, मार्केट के अंदर, तो आईफोन में उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसके अंदर उसकी एलईडी है, उसका पैनल है, उसकी बॉडी है, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं से उसके वेंडर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे, जिसको सप्लाई कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है, तो वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो उसको कम करेगा इस तरह से कि उसके जो कंपेटिटर्स हैं वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में होंगे, डायरेक्ट लिंक में होंगे, या उसके उनके साथ शॉर्ट टर्म के लिए ही चाहे अच्छे ताल्लुकात होंगे, उसको वो चीजें क्रेडिट भी मिल सकती हैं, ठीक है, उसको लो रेट्स पे मिल सकती हैं। आपने भी ये चीज फेस की होगी कि मार्केट्स के अंदर कुछ लोगों को जो इनका बिजनेस बड़े लेवल पे होता है, जो बड़े स्केल पे काम कर रहे होते हैं, उनको जो सप्लायर्स हैं वो कम रेट पे भी चीज सेल कर देते हैं। यस सर, जो ज्यादा बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं उनको ऑफन जो है ना वो देख सकते हैं कि जितने लोग ज्यादा क्वांटिटी के अंदर चीजें प्रोड्यूस कर, जी जी, लेबर चीप, वहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, लो प्राइसेस कैसे वो मैनेज कर लेता है। एक तो उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो प्रोडक्शन के लिए जो एलिमेंट्स हैं, वो उनको सस्ते मिलते हैं क्योंकि वो बल्क में खरीदते हैं, और दूसरा उनके पास जो लेबर है वो भी सस्ती है। सो अगर हम कुछ कंपनीज की बात करें तो जो कंपेटिटिव एडवांटेज उनको मिलता है वो बाजू का स्कोप पे भी मिलता है। जैसे एप्पल अगर कंपनी है जो कि वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है इन द वर्ल्ड, अगर फर्ज करें एप्पल अमेज़न के मुकाबले में कोई ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करता है, जैसे अमेज़न का एक ऑनलाइन स्टोर है, रिटेलर का स्टोर है, तो एप्पल भी अगर कोई लॉन्च करता है तो डेफिनेटली, क्योंकि एप्पल एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लीडिंग कंपनी है, जो इंटरनेशनल मार्केट का प्लेयर है, तो लोग उसको प्रेफर करेंगे, उसको कम प्राइसेस के ऊपर भी चीजें सेल करना, ताकि क्योंकि उनको पता है कि एप्पल ने एक ग्लोबल मार्केट को कैटर करना है, और एप्पल का अपना ब्रांड नेम भी है, उसके पास एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है, उसके पास एक डेडिकेटेड टीम भी होगी काम करने के लिए, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है मार्केट का, तो वो लोग सर्वाइव कर जाएंगे अमेज़न के मुकाबले में। लेकिन अगर अमेज़न के मुकाबले में हमारे यहाँ से कोई मतलब एबीसी कंपनी उठती है, तो वो कहती है जी हमने मतलब अमेज़न के मुकाबले में यहाँ पे कोई स्टोर बनाना है, तो वो शायद नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पे आपकी स्केल का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि आपकी कंपनी का लेवल क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में काम करती है, ग्लोबल मार्केट में काम करती है, या लोकल या नेशनल मार्केट में काम करती है, तो उसी हवाले से फिर उसका एडवांटेज उसको मिलता है। उसके बाद है फर्स्ट इनटू मार्केट प्लेस। कुछ लोग अच्छा इंडस्ट्री के अंदर जैसे ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स एक टेक इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, यहाँ पे कुछ लोग फर्स्ट कमर आते हैं, तो जो पहली दफा कुछ चीज लॉन्च करते हैं तो उनको बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। जैसे अमेज़न ई कॉमर्स इंडस्ट्री का फर्स्ट कमर था, तो कोई कंपैरेटर नहीं था इसको मतलब compete करने वाले कोई नहीं था, इसको कंपटीशन मिला ही नहीं, तो ये ग्रो कर गया। लेकिन आज की दुनिया में अगर आपने ई स्टोर डेवलप करना है तो आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। सो जो टेक बिजनेसेस होते हैं उनमें ये एक आपको एज मिल जाता है बाजू बात के, जैसे पाकिस्तान के अंदर दराज.pk है, वो फर्स्ट कमर है उस तरह से कि उसने एक मार्केट प्लेस के अंदर उसको टैप किया और उसके बाद मतलब मशरूम ग्रोथ हुई है। लेकिन यहाँ पे इसका एक उल्ट भी ये हो सकता है बात, क्योंकि ये टेक बिजनेस है तो
बाद औक़ात फर्स्ट कमर जो होता है वो उस तरह से चीजें यानी कि उसके सम्राट जो है वो नहीं रीप कर सकता, नहीं उसको हासिल कर सकता जो उससे बाद में आने वाले लोग कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूं, जैसे नोकिया है। नोकिया मोबाइल फोन कंपनी है। नोकिया के फोन शुरू में मतलब सबसे ज्यादा दुनिया में नोकिया ही सेट सेल होता था थ्रू आउट द पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान मार्केट की बात कर लें तो पाकिस्तान में भी नोकिया सेट ही सेल होता था। लेकिन स्मार्टफोन जब से आया उसके बाद सैमसंग, मेटरोला, बाकी जितनी भी कंपनीज हैं वो उस नोकिया के साथ एग्जिस्ट करती थी, लेकिन नोकिया को कभी भी कम्पीट नहीं कर पाई। नोकिया के जो सेट थे वो सबसे ऊपर ही थी, सेल सबसे ऊपर थी। लेकिन उसके बाद नोकिया ने एक मिस्टेक की कि एंड्रॉयड जो प्लेटफॉर्म था उसको उन्होंने नहीं अपनाया। उन्होंने कहा जी हम अपना प्लेटफॉर्म बनाएंगे, विंडोज प्लेटफॉर्म बना लेंगे। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ इल्हाक कर लिया और विंडोज फोन बनाया, लेकिन वो बुरी तरह फ्लॉप हो गया। अब फर्स्ट कमर नोकिया था मोबाइल फोन की मार्केट के अंदर, बाद में आने वाले थे सैमसंग, मेटरोला और बाकी जितनी आईफोन वगैरह, एप्पल वगैरह। लेकिन आज आप सेल देखें, एप्पल सैमसंग की टॉप के ऊपर है और नोकिया बहुत नीचे जा चुकी है। सो उसका जो कंपैरेटिव एडवांटेज था ना फर्स्ट कमर का, वो उसने लूज कर दिया। तो टेक बिजनेसेस के अंदर ये कोई परमानेंट नहीं होता कंपैरेटिव एडवांटेज, तो ये कम ऊपर नीचे जा सकता है, जैसे आपके नोकिया की एग्जांपल लिखी है। सो ये मतलब फ्लॉप भी हो सकते हैं और ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के पास अनफेयर कंपैरेटिव एडवांटेज होता है, जैसे कुछ लोगों के पास ब्रांड नेम होता है। अब वो जो ब्रांड नेम है वो उनका एक एडवांटेज है। लेट्स सपोज जे डॉट है। अब जे डॉट ने परफ्यूम्स लॉन्च की थी। अब जे डॉट का एक अपना एक अरोमा है, उसके नाम का एक अपना उसका वैल्यू है। अब उसकी जो परफ्यूम्स हैं वो भी डेफिनेटली अच्छी ही होंगी और महंगी होंगी। लोगों को पता है कि जी जे डॉट की है तो महंगी तो होगी, तो वो चाहे घटिया चीज भी होगी वो उसको लेबल का लगा के सेल कर देगा तो सेल हो जाएगी। तो उसको कहते हैं अनफेयर कंपैरेटिव एडवांटेज, कि आपके ब्रांड नेम की वजह से लोग चीज परचेज कर लेते हैं, हालांकि उसकी क्वालिटी और उसकी प्राइस लो होती है। और सेम प्रोडक्ट, बल्कि उससे अच्छी प्रोडक्ट भी आप अगर उस सेम प्राइस पे देने की कोशिश करें तो आपसे परचेज नहीं करते। तो ये अनफेयर कंपैरेटिव एडवांटेज होता है बास आपके कंपेटिटर को, जैसे कोको कोला। सर इसमें गुडविल आएगा ना कि वो गुडविल की बेस पे सेल कर रहे हैं ज्यादा, तो वो ज्यादा आता है इसमें। गुडविल तो डेफिनेटली ब्रांड नेम की होती है, गुडविल है। उसके बाद आ जाते हैं जी परफेक्ट मार्केट। कुछ मार्केट्स होती हैं ये एक मतलब एक थोड़ा सा फर्जी किस्म का एक आइडिया है कि परफेक्ट मार्केट होनी चाहिए, कि जितने भी कंपेटिटर्स हैं वो सारे सेम लेवल पे होने चाहिए जो मार्केट के अंदर प्ले कर रहे हैं। सबके पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं प्रोडक्शन के, उनकी सेम एक्सेस होनी चाहिए, सेम प्राइस पे होनी चाहिए। सबको किसी के पास भी अनफेयर कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं होना चाहिए। हल और परफेक्ट मार्केट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही है, दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं कंपेटिटिव मार्केट्स, जहां पे कोई एक प्लेयर बहुत बड़ा जॉइंट होता है और बाकी प्लेयर छोटे होते हैं, या 2-3 प्लेयर बहुत बड़े होते हैं, बाकी छोटे लोग कम्पीट कर रहे होते हैं। बाज कंपनीज को एसेट लेवरेज भी होती है, मतलब ऐसी कंपनीज जिनके पास उनका ब्रांड नेम भी है, पैसा बहुत है, उनके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उनके पास वर्कफोर्स भी है काम करने वाली। लेट्स सपोज अभी हम बात करते हैं गोरमे है। अब गोरमे एक बहुत बड़ा नाम है। अब गोरमे के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। अब गोरमे ने अगर अपना ई स्टोर लॉन्च करना है, अब गोरमे ने अगर अपना कोई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करनी है जिससे आप ग्रोसरी परचेज कर सकें, या अभी उनकी वैसे ऑलरेडी आ भी चुकी है एक ऐप जिसमें वो अपनी जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो डिलीवर कर रहे हैं एट होम। सो इतनी बड़ी कंपनी जो गोरमे जैसी, गोरमे का एक बहुत बड़ा एक सेटअप है, अगर वो कंपनी किसी और बिजनेस में जाती है तो उसके पास क्योंकि एसेट्स बहुत होंगे, नाम भी होगा, वर्कफोर्स भी होगी, तो उसको भी एक एज मिल जाता है, उसको भी कंपेटिटिव एज मिल जाता है आप एक न्यू कमर के ऊपर। एक न्यू कमर है जिसके पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन तो अमेज़न की मैं बात कर रहा था कि अगर गोरमे की बात कर रहा था कि अगर वहां पे एक स्केल पे काम करता है, जैसे गोरमे के आपने बहुत सारे सिर्फ ये एक बेकरी का सेटअप नहीं है, उनके और भी बहुत सारे सेटअप्स हैं। जैसे केटरिंग के अंदर भी गोरमे का नाम है, उनके होटल्स भी हैं।
तो अभी मेडिसिन की इंडस्ट्री के अंदर भी, फार्मेसी के अंदर भी उनकी एक एग्जिस्टेंस है। सो और अभी आपने उनके न्यूज चैनल भी देख रहे हैं। सो जब गवर्नमेंट एक मार्केट के अंदर कम्पीट करने के लिए जाता है तो अपने नाम की वजह से और अपने एसेट्स की वजह से उसको एक कंपैरेटिव एडवांटेज होता है कि वो उसके पास एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का यू आर आस्किंग फॉर ऑनर, बेटा इसमें गूगल कर ले, मुझे उसका नाम नहीं आता, लाहौर से ही है बट मुझे नाम नहीं आता उनका। उसके बाद मार्केट स्ट्रेटेजी। अच्छा, मार्केट स्ट्रेटेजी है ये है कि हाउ यू प्लान, बेसिकली आप प्लान करते हैं कि आपने मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करना है, कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है, वो तमाम डिटेल्स, वो तमाम एक्टिविटीज जो आप प्लान करते हैं अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, वो मार्केट स्ट्रेटजी में आती है। अच्छा, यहाँ पे एक पिक्चर लगी हुई है, ये 3M एक कंपनी है जो ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास बनाती है। तो ये 2014 का इरा था और इनके पास मार्केटिंग बजट बहुत कम था, शायद पाकिस्तानी 1 लाख 1.5 लाख रुपए के पास इनका बजट था। अब इन्होंने ये बुलेट प्रूफ ग्लास बनाया था तो मार्केटिंग बजट कम होने की वजह से ये उस तरह से जो आपकी कन्वेंशनल मार्केटिंग है उसकी तरफ नहीं जा सकते थे। तो इन्होंने ये क्या किया था कि ये ग्लास केस देख रहे हैं, अगर किसी ने इस चीज को पहले देखा हो, जी मैंने आपको अनम्यूट किया है राबिया जी सर, ये परफेक्ट मार्केट और एसेट लीवरेज का ये जरा दोबारा बता दें। परफेक्ट मार्केट का मैंने बेटा ये बताया कि आपके जितने भी कंपेटिटर्स हैं वो उनको किसी को भी कंपैरेटिव एज हासिल ना हो, सारे के सारे सेम लेवल पे हों, किसी को भी जो प्रोडक्शन के इंग्रेडिएंट्स हैं सबके पास सप्लाई सेम हो, सेम रेट के ऊपर हो, कोई भी कंपैरेटिव एज किसी के पास ना हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो परफेक्ट मार्केट एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया के अंदर। एसेट लेवरेज का मैंने ये बताया था कि आपकी कुछ कंपनीज हैं जिनके पास बहुत बड़े उनके पास फाइनेंस बहुत ज्यादा होता है, एसेट्स उनके पास बहुत बड़े बड़े एसेट्स होते हैं, उनके पास वर्कफोर्स बड़ी अच्छी होती है काम करने के लिए। तो वो किसी मार्केट में अगर जाते हैं तो वो सारी चीजें यूज करते हैं, वो उनका कंपेटिटिव एज मिल जाता है। जैसे मैंने गवर्नमेंट की एग्जांपल दी थी कि अगर गवर्नमेंट फार्मेसी में, अभी गवर्नमेंट ने अपना टेलीविजन चैनल लॉन्च किया था, तो गवर्नमेंट का चैनल आपने एक दफा भी फ्लॉप नहीं देखा, इट्स वर्किंग। सो गवर्नमेंट ने अगर टीवी चैनल लॉन्च का पूरा रिसोर्स बैकअप था, उसके पास रिसोर्सेज थे, उसके पास एसेट्स थे, वो इन्वेस्ट कर सकता था इतने बड़े लेवल पे और उसको बियर भी कर सकता था। अगर ये 6 माह ना भी उसे अर्निंग देता जीएनएन जो न्यूज है तो वो उसको बियर कर सकता था। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। यस सर। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं चाहता हूँ हम थोड़ा सा डिस्कशन टाइप भी कर लें। अच्छा, ये बाय चांस साइका नहीं, आपको मैंने बेटा अनम्यूट किया, जा सकता था, टूट तो सकता था लेकिन नहीं टूटा सर किसी से भी, कोई ना कोई इन्होंने रखे होंगे टर्म्स एंड कंडीशंस। अच्छा, इसमें आपने कुछ पढ़ा होगा, इसमें कुछ रूल्स वगैरह थे कि आप कोई हैमर यूज नहीं कर सकते, आपने सिर्फ इसे किक मार के तोड़ना। अच्छा, ये जो M3 कंपनी थी ना, इनके पास बजट बहुत थोड़ा था मार्केटिंग का। इन्होंने ये किया था कि ये ग्लास, एल्यूमिनियम का एक स्ट्रक्चर बना के उस पर दोनों साइड पे ग्लास लगा के दरमियान में ये फेक मनी है, ये पैसे ओरिजिनल नहीं थे, $3 मिलियन ओरिजिनल नहीं थे, सिर्फ $500 जो ऊपर पड़े हुए हैं नोट्स ये ओरिजिनल थे। अब इन्होंने ये लगा के और वहां पे पूरा सेटअप किया था इन्होंने कि उनके गार्ड्स इर्द गिर्द घूम रहे थे कि कोई बंदा इसको हिट ना करे किसी चीज से। तो रूल्स इनका ये था कि आप इसे या किक से ब्रेक करना है या मतलब आपने पंच मार के ब्रेक करना है। और लोग सुबह के वक्त इन्होंने एक बस स्टॉप के ऊपर यूएस में लगाया था और ये इनकी एक वीडियो बना के इन्होंने सोशल मीडिया फेसबुक पे शेयर की थी उस वक्त, और इसने इतनी हाइप क्रिएट कर दी थी, एक दिन में ये टॉप ट्रेंड बन गया था सोशल मीडिया का। सो लोग यहाँ पे किक्स लगा रहे हैं, उसको पकड़ के खींच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि नहीं टूट रहा, कि अनब्रेकेबल है जी इनका ग्लास 3M का। तो इन्होंने बहुत सेंसिबली
अपना बहुत लो बजट मार्केटिंग का यूज करते हुए एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट को, एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट तो नहीं है लेकिन एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट कर दी उस प्रोडक्ट विद इन 1 डे, जो कि आप मार्केटिंग अगर आप कन्वेंशनल वे में जाएं तो आपको सालों लग जाएं और फिर भी आप शायद प्रोडक्ट पूरी दुनिया में नजर ना आए। लेकिन विद इन फ्यू एंड दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया कि आप एक छोटा सा क्लिप वायरल होता है और आपका एंड यू विल बी द स्टार। और आप लोगों को मतलब मेरे से ज्यादा आप लोगों को आइडिया होगा कि हमारे यहाँ पे जो लोग इस वक्त जिस तरह से गिमिक्स कर रहे हैं या जिस तरह से डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया की पावर ये है कि इन्होंने अपना एक क्लिप जस्ट फेंका था फेसबुक के ऊपर और वो वायरल हो गया। और ये उनकी पूरी की पूरी एक प्लान स्ट्रेटजी थी। ये कोई भी ऐसा नहीं था काम कि इसके अंदर वाकई $3 बिलियन नहीं रखे गए थे और ये ब्रेकेबल है। ऐसा नहीं है कि ये ब्रेकेबल नहीं था। इसको अगर आप हैमर से हिट करते हैं या शायद किसी और तरीके से, ब्रेकेबल तो है, ये तो है तो ग्लास ही ना, तो ये ब्रेकेबल तो है। अच्छा, आप किस तरह से बेसिकली अपना मार्केटिंग प्लान डेवलप करते हैं? ये कौन डेवलप करता है? आपके सीईओज, आपके वाइस प्रेसिडेंट, वीपीज वगैरह, आप इसको मतलब डेवलप करते हैं और ये आपकी कंपनी का फेस? जी जी सर, ये जो स्ट्रेटजी थी M3M ग्लास, ये यूएस की कंपनी है, आप गूगल कर सकते हैं। ओके। अच्छा, वॉलमार्ट की एग्जांपल है जी एवरीडे लो प्राइसेस। एवरीडे लो प्राइसेस इट इज, हर चीज की प्राइस लो नहीं है, कुछ चीजों की प्राइसेस वहां पे लो हैं, बाकी कुछ चीजों की प्राइसेस अप है, लेकिन ओवरऑल जब आपका बिल बनता है तो वो ज्यादा ही बनता है। तो इनकी स्ट्रेटजी, वॉलमार्ट भी एक सुपर स्टोर है, मतलब सुपर स्टोर से भी बड़ी एक चीज है और दुनिया का एक वन ऑफ द बेस्ट सुपर स्टोर है, एक जो आपकी ग्रोसरी में डील करता है। आप किस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से लोग तक पहुंचाएंगे? फ्री सॉफ्टवेयर देंगे, क्रॉस प्रमोशन करेंगे, मतलब आप मेरी प्रोडक्ट ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं, मैं आपकी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ, क्लोथिंग वाले शूज की प्रोडक्ट ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं अपने क्लोथ के साथ, और जो शू वाले हैं वो क्लोथिंग को प्रमोट। अब वो स्टार्ट तो एक बंदे करता है, कोई एक बंदा स्टार्ट करता है, वो उसके बाद फिर लोग उसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं, एंटर होते जाते हैं। नीला कर दो और इससे बहुत पुराने पार्टी एक्ट कर किधर सूट पा रहे हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के अंदर हम बात कर रहे थे कि आप डेवलप करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जिसमें मार्केटिंग है, फाइनेंस है, आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट होते हैं। तो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कैसे करना है, इसका भी प्लान आपने बनाना होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगी, कैसे कैसे ये ग्रो करेगी, कौन से फंक्शंस आप परफॉर्म करेंगे। अच्छा, जब आप स्टार्ट करते हैं कोई भी बिजनेस, बेटा अभी तो नहीं आ रहा, वैसे मेरे पास तो नहीं आ रहा, लेट मी शेयर इट अगेन, नो प्रॉब्लम। अच्छा, जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे से, सो फर्स्ट डे पे ही वो आपके सारे के सारे फंक्शन उस तरह से काम नहीं कर रहे होते। मैं यहाँ से किसी एक बंदे को हेलो जी सर, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, रात आप प्लानिंग तो हो गई ना, प्लानिंग होगी। मैंने कहा जी आपने सबसे पहले जब बिजनेस स्टार्ट किया, हम एक स्मॉल स्केल की बात कर लेते हैं, एक छोटे एक स्केल की बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज आपने एक स्कूल रन करना है, तो स्कूल के अंदर डेफिनेटली आपको टीचिंग स्टाफ चाहिए होगा, आपको अकाउंट्स के बंदे चाहिए होंगे। तो क्या आप पहले दिन ही अकाउंट्स के बंदे भी रख लेंगे, टीचिंग स्टाफ भी सारा रख लेंगे, आप मार्केटिंग के बंदे भी रखेंगे, आपने जो वहां पे आपको स्टेशनरी के लिए चीजें चाहिए वो खुद प्रोड्यूस करनी शुरू कर देंगे? क्या डे 1 से ही ऐसा होगा या आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे?
नहीं सर, डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप भी करेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम होगा, जैसे जैसे मेरी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे जो है मैं लोग हायर करता जाऊंगा। डेफिनेटली करने को मैंने है ही, लेकिन बेसिकली हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो आपने परफॉर्म तो करने ही होते हैं, वो किसी न किसी शक्ल में परफॉर्म हो रहे होते हैं। मतलब आपने देखा, मैंने एक ऐसा स्कूल है हमारे एरिया का, मतलब यहाँ पे गुजरावाला का एक स्कूल है, मैं उसका नाम नहीं बताना चाह रहा। वहाँ के ओनर ने खुद जब स्कूल स्टार्ट किया था तो उसने जो उसके इश्तिहार होते थे उस वक्त, उसने खुद दीवारों के ऊपर लगाए थे जाके, खुद दीवार रात को निकलता था, खुद लगाता था जाके, यानी मार्केटिंग का काम भी वो खुद करता था। यस सर। फीस कलेक्शन का काम भी वो खुद करता था, ठीक है, और बहुत लिमिटेड टीचिंग स्टाफ के साथ वो काम कर रहा था। लेकिन आज वो स्कूल एक वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ दैट एरिया, और मतलब स्ट्रेंथ जो है वो शायद स्टूडेंट्स की 2-3 ब्रांचेस हैं। सो अब उसके पास मार्केटिंग स्टाफ अलग है, फाइनेंस स्टाफ, अकाउंट्स का स्टाफ अलग है। तो यहाँ पे आपने ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्लान बनाना होता है कि आपकी कौन से नेसेसरी फंक्शन हैं जो आप सबसे पहले यहाँ पे आप हायरिंग करेंगे, लोगों को हायर करेंगे, बाद में किन पे करेंगे। सो विद स्टेप बाय स्टेप आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपने ये प्लान ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में एक डेवलपमेंट प्लान बनाना होता है। जैसे ईबे है या दराज है। अच्छा, दराज.pk स्टूडेंट्स की एक वेबसाइट थी। ईबे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, सिंगल हैंडेडली उसने बनाई थी। उसके बाद जब लोग उसके अंदर इतना इंटरेस्ट ले लिया लोगों ने कि उसकी सेल बहुत बढ़ गई, तो फिर उसने अलहदा से अकाउंट्स ऑफिस के लिए एक बंदा रखा जो जितनी ट्रांजैक्शंस थी उनको मैनेज करता है। फिर उसके बाद उसने मार्केटिंग स्टाफ, इस तरह चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टेप बाय स्टेप वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता गया। तो जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो जेनेरिक आपके ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस होते हैं, मतलब एक ही बंदा मल्टीपल काम कर रहा होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि एक छोटा सा बिजनेस यूनिट है, तो उसने मार्केटिंग के लिए हो सकता है एक ही बंदा रखा हो। वो एक ही बंदा क्या करेगा जी, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी वही करेगा, डिजिटल मार्केटिंग भी वही करेगा, फेसबुक पे बैठ के अपने ब्रांड्स को प्रमोट वही करेगा। लेकिन हो सकता है क्योंकि जब ब्रांड बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जब उसका बिजनेस सेटअप बहुत बड़ा बन जाता है, जैसे बहरिया है, तो बहरिया एक बहुत बड़ा ब्रांड है रियल एस्टेट्स का, वो कभी भी किसी एक बंदे के ऊपर मार्केटिंग का पूरा बोझ नहीं डाल सकते। तो उन्होंने क्या किया होगा कि अपने डिफरेंट मार्केटिंग के अंदर भी आगे डिफरेंट उनके सेक्शंस होंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे, जिसमें कोई एक डिपार्टमेंट आपका ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स को या डिजिटल मार्केटिंग को हैंडल कर रहा होगा, एक आपका कन्वेंशनल को हैंडल कर रहा होगा। डिजिटल मार्केटिंग के आगे बहुत सारे जो सेक्शन है वो हो सकते हैं। सो आप स्पेसिफिक टू जेनेरिक टू स्पेसिफिक होते जाते हैं। जैसे जैसे आपके बिजनेस ऑपरेशन बढ़ते हैं, आप बिजनेस ग्रो करते हैं, आप स्पेसिफिक होते जाते हैं, हर एक काम के लिए एक बंदा हायर कर लेते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप ऐसा नहीं करते, एक ही बंदा मल्टीपल काम कर रहा होता है। तो आपने यहाँ पे एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन प्लान बनाना होता है। द लास्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट टीम। दुनिया का कोई भी बेस्ट से बेस्ट आइडिया कभी भी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसकी जो मैनेज करने वाली टीम है वो अच्छी ना हो। आपने अच्छे लोग हायर नहीं किए अपने बिजनेस के अंदर, बुरे लोग हायर कर लिए, आपका बिजनेस का आइडिया जितना मर्जी अच्छा है, आपके पास जितने मर्जी रिसोर्सेज हैं, वो फ्लॉप हो जाएगा। सो बिजनेस के अंदर आपकी जो मैनेजमेंट टीम है, खासकर आपके मैनेजर्स, अच्छा मैनेजर्स को हायर करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मेरा हायरिंग का भी काफी एक्सपीरियंस है। तो मैनेजर्स को हायर करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि मैनेजर एक ऐसा पर्सन होता है जो इंटरफेस होता है बिटवीन योर वर्किंग क्लास एंड योर कॉर्पोरेट क्लास। आपकी जो मैनेजमेंट ऊपर बैठी होती है, अपर मैनेजमेंट, और जो आपकी वर्किंग क्लास के दरमियान का जो बंदा होता है वो आपका मैनेजर होता है, और वो दोनों को मैनेज कर रहा होता है। ऊपर से प्रेशर जो होता है उसको ऑब्जॉर्व करता है, और नीचे से जो लोगों की डिमांड्स होती हैं उनको भी वो हैंडल कर रहा होता है। वर्किंग क्लास की जो डिमांड है जी, हमें सैलरी ज्यादा चाहिए, टाइम हमें इस तरह से मैनेज करना है, तो वो सारी चीजें मैनेजर मैनेज करता है। और ऊपर से जो हायर मैनेजमेंट होती है कि जिससे सेल्स को इंक्रीज करो, इस तरह के जितने भी प्रेशर्स होते हैं वो उनको मैनेज करता है। तो आप जब भी मैनेजमेंट टीम के अंदर मैनेजर को हायर करते हैं तो आप ये देखते हैं कि उनके एक्सपीरियंस किस किस्म का है, उनका टेक्निकल बैकग्राउंड किस किस्म का। डेफिनेटली एक प्रोडक्शन मैनेजर को आप कभी भी आप एचआर मैनेजर के तौर पे यूज नहीं कर सकते, और एक एचआर मैनेजर को आप जिसका बैकग्राउंड एचआर का है, उसका एक्सपीरियंस भी एचआर का है, उसको प्रोडक्शन मैनेजर नहीं लगा सकते। तो आपने ये देखना होता है कि एक मैनेजर जो मैंने हायर करना है
वो बेसिकली उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस टेक्निकल बैकग्राउंड से काम हमारे पास आ रहा है। जी हमजा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। आपको क्या लगता है कि ये जो Draz.pk है, इसकी बैकग्राउंड पे कोई मैनेजमेंट टीम नहीं बैठी होगी? बैठी होगी इसका, डेफिनेटली है। अभी मैंने कल लास्ट टाइम आपको वो एक न्यूज दिखाई थी, वर्ल्ड जो पाकिस्तानी स्टार्टअप था जो सिलेक्ट हुआ था गूगल में, वंडर ट्री की। तो जो वंडर ट्री है उसकी जो पिक्चर आपने देखी, उसमें कोई एक बंदा थोड़ी था, उसके अंदर कोई 10-12 लोग थे, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा थे। सो जितने लोग आपकी मैनेजमेंट टीम डेफिनेटली आपको चाहिए होती है, जो भी आपने बिजनेस करना चाहे, आपने ई कॉमर्स, अच्छा मैंने कहा था ई कॉमर्स अगर स्टार्टअप करना है तो सिंगल हैंडेड भी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपका काम ग्रो करेगा आपको लोग रखने पड़ेंगे। आपको हो सकता है ईमेल को मैनेज करने के लिए एक बंदा रखना पड़े जो ईमेल को मैनेजमेंट कर, एक ऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए हो, एक फाइनेंस को मैनेज करने के लिए हो। सो आपको मैनेजमेंट टीम हायर करनी पड़ेगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो आपने जो मैनेजर्स हायर करने हैं वो किस तरह से होने चाहिए कि उनका एक्सपीरियंस किस किस्म का है। आप एक प्रोडक्शन मैनेजर जो एक प्लांट पे काम करता है उसको उठा के आप कभी भी मार्केटिंग मैनेजर नहीं लगा सकते। एक अकाउंट्स का बंदा, आप जैसे बिजनेस को मेरे से ज्यादा अच्छा समझते हैं, अकाउंट्स का बंदा कभी भी उठा के आप मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट में नहीं लगा सकते। इसी तरह सेल्स के बंदे को कभी भी आप उठा के प्रोडक्शन में डाल देंगे तो वो तो मतलब उस वहां से अपनी कभी उस तरह से 100% नहीं आपको डिलीवर कर पाएगा। आपने जब मैनेजर को हायर करना है उसका देखना है उसका एक्सपीरियंस कितने साल का है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस बैकग्राउंड से है, वो मार्केटिंग से है, वो सेल्स से है, वो प्रोडक्शन से है, वो एचआर से है। उसके बाद उसने कितने लोगों की टीम को सुपरवाइज किया हुआ है, कितने लोग उसके अंडर काम करते हैं। इंशाल्लाह आप लोग भी जब 5 से 6 साल का आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा मार्केट के अंदर, तो आपको भी मैनेजर के एक डेजिग्नेशन मिलेगा। तो जब आपका इंटरव्यू होगा उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने कितने लोगों को सुपरवाइज किया है, 100 को, 200 को, 500 को, 50 पीपल्स को, 10 पीपल्स को, 15 पीपल को, क्योंकि ये चीज आपकी मैनेजमेंट स्किल्स को शो करती है कि एक बंदा कितना मैनेजरियल स्किल वाइज वो कितना स्किलफुल है। आपका किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन में कितने ईयर का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा फिर आपकी और भी बहुत सारी चीजें हेल्प आउट करती हैं। अगर आपने अच्छे मैनेजर्स हायर कर लिए, अच्छी मैनेजमेंट टीम हायर कर लिया, ई कॉमर्स ऐसा बिजनेस है यहाँ पे आपको फाइनेंस चाहिए होता है। जब आपका बिजनेस ग्रो करता है आपको फाइनेंस चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को आगे एक्सपैंड कर सकें। तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं और इन्वेस्टर सिर्फ उसी टीम पे इन्वेस्ट करते हैं जो टीम मैनेजमेंट वाइज अच्छी हो, जिनमें अच्छे नाम हो मैनेजमेंट वाइज। लम्स के स्टूडेंट्स होंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के या फास्ट के या IBA कराची के, तो ऐसी मैनेजमेंट टीम जहां पे यहाँ से पढ़े हुए लोग होंगे, लोग वहां पे कॉन्फिडेंस फील करेंगे इन्वेस्ट करना, बजाय कि आपकी जो सेकंड लेयर की यूनिवर्सिटीज है वहां से लोग पढ़ के चले जाए। और वहां पे मैनेजमेंट के लोग अगर आप हायर करते हैं, नो डाउट उनमें भी कैपेबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ तो शायद वहां पे लोग इन्वेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल, उनके लिए मुश्किल हो इन्वेस्ट करना। तो आपने जो फाइनेंस रेज करना होता है ई कॉमर्स के अंदर, तो मैनेजमेंट टीम की बेस के ऊपर आपको बहुत हेल्प मिल जाती है, क्योंकि अगर आपने कोई एक अच्छा मैनेजर हायर कर लिया जिसका मार्केट के अंदर अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, तो वो आपको बहुत सारा बिजनेस ला के दे सकता है और बहुत सारा फाइनेंस भी ला के दे सकता है। सो मैनेजमेंट टीम आपने अपने प्रोजेक्ट में मैनेजमेंट टीम बेटा डिस्क्राइब करनी होगी कि मेरे मैनेजमेंट टीम के अंदर जितने 5 लोग हैं तो वो कौन कौन सा फंक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन का जिसको वो देख रहे हैं, कौन सा बंदा फाइनेंस को देख रहा है, कौन सा बंदा देख रहा है, कौन सा बंदा कंटेंट को देख रहा है, कौन सा प्रोडक्ट्स को देख रहा है। ये चीज आपने अपने प्रोजेक्ट में इस तरह से मैनेज करनी है। आई थिंक टुडेज क्लास इज डन। आपको कोई क्वेश्चन हो तो डू आस्क मी, रेज योर हैंड्स। आपके लेक्चर की एक